व्यक्तियों से परिवार बनता है, परिवार से समाज और समाज से बनता है देश। और इनके निर्माण में हर एक का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। फिर चाहे हम बात शहरों की करें या फिर गांवों की। नमस्कार। पद्म पुरस्कार प्राप्त हस्तियों की इस विशेष श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं चबूतरा है ये। और जब ग्रामीण परिवेश में आप जाते हैं और आप देखते हैं इस तरीके के चबूतरे, तो कह सकते हैं कि ग्रामीण संस्कृति के केंद्र में होते हैं ये चबूतरे, जहाँ ग्रामीण संस्कृति पोषित होती है, फलती फूलती है, लोग एकत्रित होते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है और साथ ही साथ लोक कलाओं को भी यहाँ से बल मिलता है। आज की इस श्रृंखला में ऐसी ही लोक कलाओं को समर्पित हस्तियों की हम करेंगे बात। तो आइए करते हैं सिलसिले की शुरुआत। ये है महाराष्ट्र का मशहूर लावणी नृत्य, जिसे लावणी गीतों पर किया जाता है। हर प्रदेश की ये लोक संस्कृति बेहद समृद्ध और बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी लोक कलाएं हैं जो हमारे सामने इतनी प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर बहुत प्रसिद्धि पाती हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की पंडवानी और उषा बाले जैसी लोक गायिकाएं इस तरह के लोक कलाओं को यानी पंडवानी को देश विदेश तक इसको ख्याति दिला रही है और इसीलिए तो पा रही है पद्मश्री का सम्मान। पंडवानी अर्थात पांडव वाणी अर्थात पांडव कथा। मामा सगुने कहे दुर्योधन राजा होकर के आप सोचते हो जी। छत्तीसगढ़ की एकल नाट्य कला। इस कला शैली में लोक गीतों को नए आयाम देने वाली छत्तीसगढ़ के भिलाई की रहने वाली गायिका उषा बारले की कला क्षमता के प्रति सम्मान है पद्मश्री पुरस्कार। काला बादाम तोला काला तोला मोतिया गा दिल बादारा। महज 7 साल की उम्र से पंडवानी की कथाओं के बीच अपना बचपन जीने वाली उषा बारले लगभग 45 सालों से पंडवानी गायन में रमी हैं। और न केवल भारत के विभिन्न प्रदेशों में बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका समेत 12 से अधिक देशों में अपनी प्रस्तुति के माध्यम से पंडवानी विधा के रंग बिखेर चुकी हैं। महाभारत की जो कहानी पात्र है, छोटे छोटे तो कहानी को हम लोग अपने सुर संगीत में पिरो के स्वर से गा रहे हैं, तो पांडव की कथा है करके उसको पंडवानी कह दिए। संघर्ष और गरीबी झेलते हुए भी उषा बारले ने कला का साथ नहीं छोड़ा। पिता उन्हें कलाकार नहीं बनाना चाहते थे, उन्हें रोकने के लिए कुएं में भी फेंक दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 8 साल की उम्र से ही बड़े मंच पर प्रस्तुति देने लगी। पंडवानी के अलावा अनेक लोक विधाओं में पारंगत उषा बारले गिरोधपुरी धाम में 6 बार स्वर्ण पदक से सम्मानित, मिनी माता सम्मान, भुइयां सम्मान, चक्रधर सम्मान, मालवा सम्मान समेत करीब 2000 से अधिक सम्मान हासिल कर चुकी हैं। मोर पिताजी कलाकारी से नाचत रही से, तो मोर पिताजी ला बहुत तकलीफ मिले कलाकारी में, तो मोर बेटी कलाकार बने करके ना मोर पिताजी के मन नहीं रही से, नहीं माने, पिताजी के बात नहीं माने। मोर पिताजी गुस्सा होकर कुआं में डाल दिस। ओकर बाद जो पाड़ा पड़ोस के मन देखी तो फिर कुआं से निकालिस। निकाले के बाद फिर मोर पिताजी ला 2-4 शब्दों मन गाली दिस, डांटिस, अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हो भाई। छत्तीसगढ़ की प्रधान तथा देवर जातियों की गायन परंपरा है पंडवानी, जिसे कभी भी कहीं भी आयोजित कर सकते हैं। कभी कभी कई रातों तक पंडवानी लगातार चलती रहती है। पंडवानी गायक तंबूरे को हाथ में लेकर कहानी प्रस्तुत करते हैं। तंबूरा व्यक्तियों से परिवार बनता है, परिवार से समाज और समाज से बनता है देश। और इनके निर्माण में हर एक का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। फिर चाहे हम बात शहरों की करें या फिर गांवों की।
नमस्कार। पद्म पुरस्कार प्राप्त हस्तियों की इस विशेष श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं चबूतरा है ये। और जब ग्रामीण परिवेश में आप जाते हैं और आप देखते हैं इस तरीके के चबूतरे, तो कह सकते हैं कि ग्रामीण संस्कृति के केंद्र में होते हैं ये चबूतरे, जहाँ ग्रामीण संस्कृति पोषित होती है, फलती फूलती है, लोग एकत्रित होते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है और साथ ही साथ लोक कलाओं को भी यहाँ से बल मिलता है। आज की इस श्रृंखला में ऐसी ही लोक कलाओं को समर्पित हस्तियों की हम करेंगे बात। तो आइए करते हैं सिलसिले की शुरुआत। ये है महाराष्ट्र का मशहूर लावणी नृत्य, जिसे लावणी गीतों पर किया जाता है। हर प्रदेश की ये लोक संस्कृति बेहद समृद्ध और बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी लोक कलाएं हैं जो हमारे सामने इतनी प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर बहुत प्रसिद्धि पाती हैं, जैसे छत्तीसगढ़ की पंडवानी और उषा बारले जैसी लोक गायिकाएं इस तरह के लोक कलाओं को यानी पंडवानी को देश विदेश तक इसको ख्याति दिला रही हैं और इसीलिए तो पा रही हैं पद्मश्री का सम्मान। मदना मना मोहन भैया का मदना मना मदना मना मोहन पंडवानी अर्थात पांडव वाणी अर्थात पांडव कथा। मामा सगुने कहे दुर्योधन राजा होकर के आप सोचते हो जी। छत्तीसगढ़ की एकल नाट्य कला। इस कला शैली में लोक गीतों को नए आयाम देने वाली छत्तीसगढ़ के भिलाई की रहने वाली गायिका उषा बारले की कला क्षमता के प्रति सम्मान है पद्मश्री पुरस्कार। काला बादाम तोला काला सोना मोतिया गा दिलवादारा। महज 7 साल की उम्र से पंडवानी की कथाओं के बीच अपना बचपन जीने वाली उषा बारले लगभग 45 सालों से पंडवानी गायन में रमी हैं। और न केवल भारत के विभिन्न प्रदेशों में बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका समेत 12 से अधिक देशों में अपनी प्रस्तुति के माध्यम से पंडवानी विधा के रंग बिखेर चुकी हैं। महाभारत की जो कहानी पात्र है, छोटे छोटे तो कहानी को हम लोग अपने सुर संगीत में पिरो के स्वर से गा रहे हैं, तो पांडव की कथा है करके उसको पंडवानी कह दिए। संघर्ष और गरीबी झेलते हुए भी उषा बारले ने कला का साथ नहीं छोड़ा। पिता उन्हें कलाकार नहीं बनाना चाहते थे, उन्हें रोकने के लिए कुएं में भी फेंक दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 8 साल की उम्र से ही बड़े मंच पर प्रस्तुति देने लगी। पंडवानी के अलावा अनेक लोक विधाओं में पारंगत उषा बारले गिरोधपुरी धाम में 6 बार स्वर्ण पदक से सम्मानित, मिनी माता सम्मान, भुइयां सम्मान, चक्रधर सम्मान, मालवा सम्मान समेत करीब 2000 से अधिक सम्मान हासिल कर चुकी हैं। मोर पिताजी कलाकारी से नाचत रही से, तो मोर पिताजी ला बहुत तकलीफ मिले कलाकारी में, तो मोर बेटी कलाकार बने करके ना मोर पिताजी के मन नहीं रही से, नहीं माने, पिताजी के बात नहीं माने। मोर पिताजी गुस्सा होकर कुआं में डाल दिस। ओकर बाद जो पाड़ा पड़ोस के मन देखी तो फिर कुआं से निकालिस। निकाले के बाद फिर मोर पिताजी ला 2-4 शब्दों मन गाली दिस, डांटिस, अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हो भाई। छत्तीसगढ़ की प्रधान तथा देवर जातियों की गायन परंपरा है पंडवानी, जिसे कभी भी कहीं भी आयोजित कर सकते हैं। कभी कभी कई रातों तक पंडवानी लगातार चलती रहती है। पंडवानी गायक तंबूरे को हाथ में लेकर कहानी प्रस्तुत करते हैं। तंबूरा कभी भीम की गदा तो कभी अर्जुन का धनुष बन जाता है और रोचक प्रश्नों के द्वारा कथा को आगे बढ़ाया जाता है। अब शिष्य को अब पद्मश्री मिला तो गुरु को कैसा लगता है, खुशी आती है। कम से कम उसको पद्मश्री के उपाधि मिली गई और वो भी आगे बढ़े। मेरे पास में पंडवानी सीखने आती थी, वो बेचारी गरीबी थी, वो केला बेचते थे और मेरे पास में मेरे ऑफिस में सीखने आती थी, तो उसको दिल से सिखाती रही। आज वो सीख के पद्मश्री हो गई। इस लोक कला के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से एड्स, पल्स पोलियो जैसे मुद्दों के प्रति जन जागरूकता भी फैला रही हैं उषा बारले।
पंडवानी लोक कला के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए लोक गायिका उषा बारले को पद्मश्री की हार्दिक शुभकामनाएं। ये खूबसूरत ढोल बजाते नृत्य करती कलाकृतियाँ ये छत्तीसगढ़ का बस्तर आर्ट है। बहुत मशहूर है इस तरीके की लोहे से बनाई गई ये कलाकृतियाँ। और इस तरह की कलाकृतियों को अगर आप देखते हैं तो जहाँ पुरुष मिलकर नृत्य कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि किस तरीके से लोक संस्कृति में मिलकर काम करना, मिलकर मनोरंजन करना, ये स्पिरिट बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी स्पिरिट को दिखा रहे हैं मोआ सुबोंग। नागालैंड के हैं ये। और नागालैंड में जो वहाँ की लोक संस्कृति है वो वक्त के साथ लोक कथाएं, लोक संस्कृति लुप्त ना हो जाए, तो उन्होंने इसी को गीतों के माध्यम से आज के युवाओं तक पहुँचाने का बीड़ा उठा लिया और साथ ही बना डाला एक खूबसूरत वाद्य यंत्र बामहम। कौन है मोआ सुबोंग? आइए आपको बताते हैं। आधुनिक लय और नागा लोक धुनों का मिश्रण। ये है नागालैंड के दीमापुर के मोआ सुबोंग का बैंड एबियोजेनेसिस, जिसमें अन्य वाद्यों के साथ बजाया जा रहा है बामहम, एक नया वाद्य। जिसके आविष्कारक हैं स्वयं मोआ सुबोंग, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। एक बड़ी बांसुरी जैसा दिखने वाला बामहम दो शब्दों बंबू और हमिंग से बना है, जिसे मोआ सुबोंग विश्व का सबसे सरल वाद्य मानते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुबोंग ने नागा लोक धुन और आधुनिक धुन का एक मिला जुला रूप, संगीत की नई शैली होवे और टिक्जिक नामक एक वाद्य यंत्र का भी आविष्कार किया है। This is the bam-hum, which I invented. And it looks like a flute, but it is not a flute. Necessity is the mother of all invention. Likewise, when my wife Arunla, she was appointed as guru to teach folk theatre and music. We were looking for various traditional instruments. Most of the musical instruments couldn't play many of the notes that she composed or wanted to play. Let's give it a try on guitar or violin, piano. So that triggered me. I said, I must do something. And through many trials and error, this bam-hum came about. We started this band in the year 91, and we started as a rock band. Arla and I discussed that our Naga folk songs or music different from other traditional cultures of the world. So we thought we should incorporate our beautiful sounds into our modern rhythms. अपनी पत्नी अरेनला के साथ सुबोंग नागालैंड की अनकही कहानियों को मधुर गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। वे 90 के दशक में मादक पदार्थों से युवाओं को संगीत के जरिए बचाने, HIV जैसी सामाजिक मुहिम के साथ भी जुड़े और आदिवासी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी प्रयासरत रहे हैं। Moa Subong is my friend, old friend, and he is a hard-working person. He never give up to create music and playing music with his wife and his whole family. They are the family band, and really now what he's doing is now he wants to change the music for the Northeast and especially our folk songs, and he create a music instrument also. Now the Northeast artists, they are so happy. We are proud of that, and they give a lot of encourage to the artists, because to the artists now on they give big recognitions to the
grassroots artists. नागालैंड लोक कथाओं की भूमि है, जहां संगीत जीवन का एक अभिन्न अंग है। विभिन्न जनजातियों के पास ताती, ठेकू, असेम, जेमजी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, जो उनके रीति रिवाजों को महत्व प्रदान करते हैं। ऐसे में बदलते वक्त के साथ नए दौर के आधुनिक रॉक संगीत के साथ परंपरागत नागा संगीत का फ्यूजन कर युवाओं को नागा संस्कृति की ओर आकर्षित कर रहे हैं मुआ सुबोंग। नागालैंड के गायक, संगीतकार, गीतकार एवं इनोवेटर मुआ सुबोंग को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। क्या बात है, क्या बात है। मनोज भाई, आप कितने साल से बजा रहे हैं? 25 साल से बजाता हूँ। 25 साल हो गए आपको बजाते हुए। 10 साल की उम्र से इन्होंने सीखना शुरू किया ढोलकी को। इसी तरीके से हर वाद्य यंत्र की अपनी खूबसूरती होती है, और जो किसी वाद्य यंत्र के साथ जुड़ जाते हैं फिर जीवन पर्यंत उसका अभ्यास जारी रखते हैं। जैसे कर्नाटक के मुनि वेंकटप्पा, जो तामटे बजाते हैं, और ये तामटे वाद्य यंत्र जिन्होंने बचपन से बजाना शुरू किया, तो लगभग 6 दशक से वो इसको देश विदेश में लेकर जा रहे हैं, और इसीलिए तो प्राप्त कर रहे हैं पद्मश्री का सम्मान। ये धुन है एक वाद्य यंत्र तमटे की, एक तरह का हाथ से बजाया जाने वाला ड्रम, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर तक प्रसिद्धि दिलाई है। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा जिले के पिंडी पापनहल्ली गांव के कलाकार 77 वर्षीय मुनि वेंकटप्पा ने, जो 60 सालों से इस वाद्य की धुनों को लोगों के आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वयं मात्र 4वीं कक्षा तक पढ़े हैं, लेकिन अपने पिता से सीखी इस कला को अत्यंत पारंगत स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं। सामान्यतः तमटे कलाकार 5 से 6 ताल ही प्रयोग करते हैं, लेकिन मुनि वेंकटप्पा 33 से अधिक ताल का प्रयोग करते हैं। इस पारंपरिक वाद्य में नवाचार के अनूठे रंग पिरोते हैं। ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾನು 17 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಟೌನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಪಾಪಣ್ಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಇನ್ನು ತಮಟೆ ಬಾರಿಸೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಕಷ್ಟಗಳು, 8 ಆಣೆಗೆ ಹೋಗೋದು, 6 ಆಣೆ ಕೊಡೋರು, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಹಿಂಗೆ ದೇವ್ರುತ್ಸವ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಇಂಥದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಿಂಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಕಲೆ ಮೈ ಅಂಟಿತು. ನಾನು ಕಲಾವಿದ ಆದೆ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಇಸ್ವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಡೋಜ ಆಯಿತು. ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಇಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅದು ಇದು ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಈ ಸಾಲಿನ ನಮಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಂದಿಕ್ಕಿದ್ದು. कला के प्रति प्रेम ही है कि मुनि वेंकटप्पा तमटे के साथ साथ ताशे, डोलू, लोक वाद्य बजाने में भी पारंगत हैं। 13 कलाकारों का समूह बनाकर इसे मेलों, त्योहारों, विशेष आयोजनों में जब प्रस्तुत करने लगे, तो लोगों को भी इस मधुर वाद्य के विषय में जानकारी होने लगी, और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता गया। जिन लोगों ने सही मायने में ओवर द जनरेशंस और अपनी पूरी लाइफ में
हमारी कंट्री को कंट्रीब्यूट किया है, उनको ऑनर करना पद्मा अवार्ड से, मुझे लगता है ये एक हमारे आर्ट और कल्चर की खास तौर पे बात करूं तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मुनि वेंकटप्पा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्हें पद्मा पुरस्कार से नवाजा गया है और ये बहुत बड़ी बात है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 50 इयर्स से ज़्यादा का उनका परफॉर्मेंस कैरियर रहा है जिसमें उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बहुत फैलाया है, लोगों के बीच में लाया है, उसकी पॉपुलैरिटी में, उसके प्रमोशन में, प्रोपगेशन में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तमटे वाद्य दक्षिण भारत के राज्यों में अधिक प्रचलित है। माना जाता है कि इसका आरंभ पुराने मैसूर में हुआ। हालांकि ये वाद्य यंत्र पहले केवल अनुसूचित जाति वाले ही बजाते थे, लेकिन मुनि वेंकटप्पा इस सोच के बावजूद इस कला का अगली पीढ़ी तक प्रसार करने के लिए अन्य युवा और उभरते कलाकारों को इसमें प्रशिक्षित करते हैं। मुनि वेंकटप्पा ने विदेशों में जाकर भी इस कला से दर्शकों को रूबरू कराया और सराहना बटोरी। तमटे वादक नदोजा पिंडी पापनहल्ली मुनि वेंकटप्पा को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। कितने सारे साधारण जन हैं जो असाधारण हौसलों से कर रहे हैं ये अनुपम काम, बढ़ा रहे हैं अपनी लोक कलाओं को आगे। इनकी गाथाओं का ये सफर जारी है, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें हमारे पद्म। इस तरह का मंच किसी भी कलाकार के लिए एक कर्म भूमि होता है। और जब मेरे पीछे की दर्शक दीर्घा आप देख रहे हैं, जब इस दर्शक दीर्घा में दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, तो ये तालियों की गूंज किसी भी कलाकार के लिए एक जीवन दायिनी साबित होती है, क्योंकि इन तालियों की गूंज के ही सहारे तो कोई कलाकार दशकों तक किसी एक कला का दामन थामे रहता है। ऐसे ही तो है डोमार सिंह कुंवर, छत्तीसगढ़ की नाचा नाट्य कला को पिछले 47 सालों से जीवित रखे हुए हैं। यही नहीं, बल्कि वो इन 47 सालों में 2 पात्र ऐसे हैं जिन्हें वो जीवंत करके रखे हुए हैं, और आज भी वो इस कला को न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक लेकर गए हैं। और आज भी उनमें इस रंगमंच का, नाचा नाट्य कला की कला का जज्बा कम नहीं है। छत्तीसगढ़ की विलुप्त होती नाचा नाट्य कला। इससे जुड़े दिग्गज कलाकार हैं बालोद जिले के ग्राम लाटाबोड़ के रहने वाले डोमार सिंह कुंवर, जो 12 साल की उम्र से इस कला से जुड़े हैं। जय जवान जय किसान। और 5 दशक से नाचा कला का मंचों पर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। 47 सालों से परी व डाकू सुल्तान की भूमिका निभाकर जीवित रखने के लिए प्रयासरत हैं। आपने 5000 से भी ज्यादा शो किए हैं, जिसमें इस कला का प्रदर्शन किया। मेरे पिताजी भी, मेरे दादाजी भी, मेरा खानदान चला आ रहा है, तो उनसे मैं सुना, देखा, सीखा, और ये मूल है सब विधाओं का। क्योंकि उस समय, अब मेरे ज़माने में भी, मेरे पिताजी के ज़माने में भी एक सिर्फ नाच ही होता था,
मनोरंजन का साधन। मुझे लोग पहचानते हैं, इतना पहचानते हैं कि मेरे आवाज़ को भी जानते हैं वो। एक सुल्ताना डाकू का मैं रोल करता हूँ, वो जवानी से करते आ रहा हूँ अभी तक, और मुझे मेरा नाम से ज़्यादा नहीं बुलाते, सुल्ताना जी करके भी बुलाते हैं। 74 वर्षीय डोमार सिंह कुंवर ने नाचा गम्मत को न सिर्फ जिया बल्कि कई मंचों पर अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया। अब वे नाचा गम्मत की अनोखी विरासत को कार्यशालाएं आयोजित कर बच्चों को सिखाकर इसे सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही वे 150 से ज्यादा प्रेरणादायक लोकगीत, पर्यावरण, नशा मुक्ति, कुष्ठ उन्मूलन के गीत भी लिख चुके हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है, और मुझे ही नहीं, मेरे जितने शागिर्द हैं, मुझसे जुड़े हुए कलाकार हैं, ऐसा लगता है कि ये पुरस्कार जो है सबको मिल गया। नाचा नाट्य ये एक ऐसी कला है जो छोटे 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 कस्बों में जाकर अपनी कला के द्वारा लोगों को जागरूक करते हैं। और ऐसे लोग, डोमार सिंह कुंवर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, जो आप इतने बरसों से ये सेवाएं करते हैं। सच्ची तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के ये जो कलाकार है, सब यही तो हमारी उन्नति कर रहे हैं कला के क्षेत्र में। नाचा छत्तीसगढ़ की एक लोकप्रिय नाट्य कला विधा है। नाचा में कलाकार की भाव भंगिमा को महत्व दिया जाता है और इसमें हास्य का पुट अहम है। पर मंत्र ला मने कैसा पता लगाना चाहिए सच है कि झूठ है? नाचा नाट्य कला के दिग्गज कलाकार डोमार सिंह कुंवर को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। किसी भी कला के दो पहलू होते हैं, एक आर्थिक यानी पैसे कमाना और दूसरा सामाजिक यानी जन जागृति का माध्यम बनना। और जब ये दोनों पहलू एक हो जाते हैं तो फिर कलाकार को मिलता है जन जन का स्नेह और सम्मान। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला बहुत मशहूर है नक्सलवाद के कारण। यहाँ के झाड़ीपट्टी रंगमंच के कलाकार परशुराम खुने पिछले कई दशकों से इस झाड़ीपट्टी रंगमंच को सशक्त जन जागृति का माध्यम तो बना ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ नक्सलवाद से प्रभावित जो युवा हैं उनकी जिंदगी बदलने के लिए भी इसी को आगे ला रहे हैं और सफलता भी पा रहे हैं। इसीलिए तो उन्हें कहा जाता है विदर्भ का दादा कोंडके। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली के झाड़ीपट्टी रंगभूमि कलाकार परशुराम कोमाजी खुने अपने कार्यों की लोकप्रियता के चलते विदर्भ के दादा कोंडके के नाम से जाने जाते हैं। 70 वर्षीय परशुराम खुने ने अपने जीवन में 5000 से अधिक नाटकों में भाग लिया, जिसमें उन्होंने 800 से ज्यादा किरदार निभाए। लेकिन ये बेहतरीन कलाकार इस कला के माध्यम से समाज सुधार के लक्ष्य को भी साध रहे हैं। खुने झाड़ीपट्टी रंगमंच को माध्यम बनाकर नक्सलियों के बहकावे में आ चुके कई युवाओं को सही मार्ग दिखा चुके हैं। वे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं की पुनर्स्थापना के लिए भी काम करते हैं और समाज के अंदर मौजूद नशा मुक्ति, अंधविश्वास जैसी कई कुरीतियों के साथ साथ स्वच्छता जैसे सामाजिक विषयों पर लोगों को जागृत करने के लिए भी इस रंगमंच का उपयोग करते हैं। झाड़ीपट्टी रंगभूमि का मतलब ये है कि ये जो